चलिए तो क्वेश्चन नंबर 119 मेरी शीट में है। मेरी शीट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 119 करने जा रहे हैं। और जो लोग ये वीडियो देख के नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन पढ़ दूं। प्रूव दैट फॉर अ ट्रायंगल sin alpha upon A is equal to sin beta upon B is equal to sin gamma upon C. When the vectors A vector, B vector and C vector form sides of the triangle opposite to the angle A alpha, beta and gamma respectively. आई बात समझ में? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव करिए, प्रूव दैट फॉर अ ट्रायंगल साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इज इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ये प्रूव करना है। कॉमा व्हेन द वेक्टर्स ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी फॉर्म साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक ट्रायंगल की साइड्स हैं तीन, ठीक है। अपोजिट टू द एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, यानी अल्फा के सामने वाली साइड ए वेक्टर, बीटा के सामने वाली साइड बी वेक्टर, बीटा के सामने वाली बी वेक्टर एंड गामा के सामने वाली सी वेक्टर है रिस्पेक्टिवली। चलिए इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रूव ये करना है, टू प्रूव ये प्रूव करना है, ठीक है। चलिए कंसीडर द सिचुएशन, मान लेते हैं अपने पास तीन वेक्टर है, एक वेक्टर ए, फिर एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी, ठीक है। ये तो कहा गया क्वेश्चन में, ठीक है। ए वेक्टर के सामने वाला एंगल अल्फा है, बी के सामने वाला बीटा है और सी के सामने वाला गामा है, ठीक है। तो अगर माय डियर ये ए वेक्टर है, समझिएगा, तो इस साइड की लेंथ क्या ए के बराबर नहीं हो जाएगी, बताइए। अगर ये बी वेक्टर है तो इस साइड की लेंथ क्या बी के बराबर नहीं हो जाएगी। अगर ये सी वेक्टर है तो क्या साइड की लेंथ सी के बराबर नहीं हो जाएगी। तो ज्यादा छीछा लेदर ना हो, इस वजह से मैं ये वाली चीजें मिटा दे रहा हूं। अब याद रखिएगा कि ये ए वेक्टर है, इस वजह से इसका मैग्नीट्यूड ए था, ये बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बी था, और ये सी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सी था। क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब आगे की बात, इस ट्रायंगल में अगर आपको कुछ दिख रहा हो तो खास मुझे बताएं। खैर आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो क्या बताएंगे, यहाँ जो बैठे हैं वो बता सकते हैं। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करूंगा, सीधी सी बात है। साफ साफ दिख रहा है कि ए वेक्टर जहां से शुरू हुआ वहीं से बी शुरू हुआ, फिर अल्टीमेटली सी वहीं पे आके खत्म हुआ जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। जब हम घूम फिर के एक ही जगह पे आ जाते हैं तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन माय डियर कोई भी बच्चा पहली बार अपने मन से कर पाए, इसके चांसेस 0.01% है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करना चाहता है और उसने सही कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि उसके टीचर ने 100% उसको पहले से चीज़ सिखा दी है, ठीक है। अदरवाइज वो अपना दिमाग लगा के कभी भी ये सवाल अपने मन से तो नहीं कर सकता, ठीक। चलिए इक्वेशन संख्या 1 मान लेते हैं इसको, और हम लोग अपना पहला कदम उठा देते हैं। पहला कदम ये है कि आपको इस इक्वेशन में दोनों साइड, ठीक है, एक बार ए बी या सी किसी एक से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करा दीजिए, और दोबारा भी आपको एक बार फिर से ऐसे ही करना पड़ेगा किसी अन्य वेक्टर के साथ, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी हम बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए वेक्टर, समझिएगा ध्यान से। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ए से, तो इधर था 0, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया
ए से। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए आपको तकलीफ हो सकती है, पेशेंस बनाए रखिए। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्रॉस a एक हो गया, b क्रॉस a अगला हो गया, c क्रॉस a अगला हो गया और a में a से मल्टीप्लाई ये 0 हो गया। ठीक है, कल आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 हो जाता है, यानी ये चीज 0 हो गई। ठीक है, ये हो गया 0 प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ में साइड में थोड़ी जगह है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर या प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर बराबर 0। फिलहाल इक्वेशन नंबर सेकंड मान के छोड़ दो और एक लाइन की गैप छोड़ दीजिए, यहाँ भी हम और कुछ करेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आप इसी इक्वेशन में एक बार किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद यही प्रोसेस आपको किसी दूसरे वेक्टर के साथ फिर दोहराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप a के साथ वर्किंग कर चुके हैं, अब आपकी इच्छा है आप चाहे b से मल्टीप्लाई कर लो चाहे c से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मैं b से कर देता हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय b वेक्टर इन फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ b वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर गिव्स आउट b वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हो गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करने से 0 हो जाता है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस 0 वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा कॉमन ढूंढिए आप। यहाँ b क्रॉस a है और यहाँ पे a क्रॉस b है। एक काम करते हैं, इसको चाहो तो इसको, ठीक है, a क्रॉस b को माइनस b क्रॉस a कर देते हैं। बताओ, नहीं कर सकते? a क्रॉस b को हमने माइनस का b क्रॉस a लिख लिया, कर सकते हैं। 0 है, छोड़ दीजिए, बाकी क्या लिखा है c क्रॉस b बराबर 0। इसको मैं उधर भेज देता हूं, तो c क्रॉस b बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा b क्रॉस a। चलिए अब सुधार करते हैं, ऊपर b क्रॉस a ऊपर, इसको इधर भेज दोगे अगर, ठीक है, इधर भेज दें, तो ये जब इधर आ जाएगा तो माइनस का c क्रॉस a हो जाएगा। बोलो, और माइनस का c क्रॉस a को अगर मैं उल्टा कर दूं तो प्लस का a क्रॉस c हो जाएगा। समझना मैं क्या करना चाह रहा हूं, अभी आपको मेरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अक्लमंद जो होगा वो समझ गया होगा अभी तक कि मैंने किया क्या है। b क्रॉस a बराबर c क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर a क्रॉस c भी है, हम तीनों को बराबर कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 टर्म का एक साथ डेरिवेशन करना है, 3 टर्म का एक्सप्रेशन है। यानी कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड अगर आप ठीक से समझें तो क्या लिखा है, c क्रॉस b बराबर b क्रॉस a, ये हो गया, और b क्रॉस a बराबर a क्रॉस c भी हो गया। कोई दिक्कत? अब मॉड ले लेते हैं, टेकिंग मॉड ले लेंगे, इसका मॉड आ जाएगा cb साइन थीटा। चलो ऐसे लिख दो पहले, c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड बराबर b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर का मॉड बराबर a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर का मॉड। यहां तक कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं, c क्रॉस b, cb साइन थीटा, c और b के बीच का एंगल बताओ कितना है। लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था,
एंगल कैसे डिसाइड होता है? सी और बी के बीच का एंगल, देखिए पहले वेक्टर को थोड़ा सा डॉट डॉट करके आगे बढ़ाइए और डॉट डॉट वाले से अगले वाले का जो एंगल होता है वो हो जाएगा बी और सी के बीच का एंगल, यानी कितना 180 माइनस अल्फा। अगर हमें सी और ए के बीच का एंगल की जरूरत पड़े, जो कि यहां पड़ेगी, तो सी और ए के बीच का एंगल हो जाएगा ये वाला, कितना 180 माइनस बीटा। अगर बी और ए की जरूरत पड़ जाए, इसको डॉट डॉट करके बढ़ा दीजिए, यहां जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा 180 माइनस गामा। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी बुद्धि में ज्यादा ना चढ़ता हो तो आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, कि अगर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है, इसके बीच का एंगल भले तुम्हें अल्फा दिख रहा है, लेकिन है कितना वो 180 माइनस अल्फा, है कितना वो 180 माइनस बीटा, है कितना वो 180 माइनस गामा। तो अब हम सही सही इसको लिख सकते हैं, क्या? CB के लिए CB साइन, C और B के बीच बड़ा एंगल क्या बताया? C और B के बीच का एंगल 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा। ठीक है, AB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा B इंटू ए साइन, ये कितना हो गया 180 माइनस गामा। ठीक है, तो थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, स्पेस कम है क्योंकि। ठीक, AC के लिए AC साइन, AC के बीच का एंगल 180 माइनस बीटा। पहले पढ़ा, अब थोड़ा सा गणित लगाइए, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, यानी कुल मिला के अगले स्टेप पे ये आपका CB साइन अल्फा हो जाएगा, ये आपका BA साइन गामा हो जाएगा, और ये आपका AC साइन बीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर हम क्या करेंगे, ABC से डिवाइड कर दें। आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा आ गया, देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा दिखने लगा। अब ABC से डिवाइड कर लो बस, यानी ये हो गया CB अपॉन साइन अल्फा अपॉन ABC, ये हो गया BA साइन गामा अपॉन ABC, और ये हो गया AC साइन बीटा अपॉन ABC। ठीक, तो CCBB समझ गए क्या हो गया? ये साइन अल्फा अपॉन ए, इसमें BBAA क्या हो गया? साइन गामा अपॉन सी, इसका AACC साइन बीटा अपॉन बी, हेंस प्रूफ। चलिए अब लिखिए कंक्लूजन नंबर 2। कंक्लूजन नंबर 2, दूसरा कंक्लूजन ये है कि कोई भी दो यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए अगर आप I, J और K में से, तो हमेशा तीसरा वाला मिल जाता है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन का कोई बहुत खास इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कुछ लिखा अच्छे तरीके से होता है बुक में, इसलिए बच्चे अक्सर क्यूरियोसिटी बस पूछ लेते हैं कि सर ये क्या है, कैसे है, इस वजह से हम बता देते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। हेड डालिए, हेडिंग कंक्लूजन नंबर 2 है। ठीक है, पहला कंक्लूजन मैंने बता दिया था, दूसरा कंक्लूजन पे अब आ गए हम लोग। लास्ट लेक्चर में कंक्लूजन नंबर 1 पे डिस्कस किया था, अभी हम लोग नंबर 2 पे डिस्कस कर रहे हैं। लिखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, 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 cross product of two orthogonal unit vectors is always equal to the third unit vector, is always equal to the third unit vector, is always equal to
the third unit vector is always equal to the third unit vector. हमने आपको बताया था ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं i, j और k. क्या होते हैं? i, j और k. यानी कि ऐसा आप ऐसे याद कर सकते हो बड़ी आसानी से. i, j और k को ऐसे लिख लीजिए आप. i क्रॉस j प्लस का k, j क्रॉस k प्लस का i और k क्रॉस i प्लस का j. मतलब समझे इस तरीके से. मतलब क्लॉकवाइज ऐसे याद कर लीजिए. क्लॉकवाइज साइकिल पे चलेंगे तो प्लस आएगा. i क्रॉस j प्लस का k. ऐसे i क्रॉस j प्लस का k. याद करने का तरीका है आसान. ठीक है. बाय द वे इसका कोई खास यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा, बट फिर भी लिखा रहता है बुक्स में इसलिए बता रहा हूं. j क्रॉस k प्लस का i, j क्रॉस k प्लस का i और k क्रॉस i प्लस का j, k क्रॉस i प्लस का j. बात समझ में आ गई? इसी का उल्टा कर दीजिए अगर आप समझे, मतलब साइकिल उल्टी चला दीजिए. बाकी सब कुछ वैसे कर लीजिए. i j k और यहां कर लीजिए माइनस j क्रॉस i माइनस का k. नहीं समझे? j क्रॉस i माइनस का k आना भी चाहिए था, क्योंकि अगर i क्रॉस j प्लस का k होता है तो उसका उल्टा j क्रॉस i माइनस का k होना चाहिए. ठीक है. अगर k क्रॉस j तो माइनस i हो जाएगा, k क्रॉस j माइनस का i. ठीक है. आना भी चाहिए था. j क्रॉस k अगर प्लस का i, k क्रॉस j माइनस का i. ठीक है. i क्रॉस k माइनस का j, i क्रॉस k माइनस का j. आना भी चाहिए था k क्रॉस i प्लस का j पे. ठीक है. अगर कोई एक्सप्लेनेशन चाह रहा है तो मैं एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं. थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा और कोई बात नहीं. मैं i क्रॉस j को करके दिखा दे रहा हूं. ठीक है. i क्रॉस j यानी a क्रॉस b का फॉर्मूला लगता है. a क्रॉस b का फॉर्मूला मतलब a b sin थीटा ईटा. अगर ठीक से समझे तो a क्रॉस b मतलब a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा और उन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. राइट. देखिए अगर i क्रॉस j है तो फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे. a क्रॉस b बराबर क्या होता है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा. थीटा जहां किसके किसके बीच का एंगल होगा? a और b के बीच का. और ईटा, ईटा कौन सा होगा? ईटा वो यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये है फॉर्मूले की ओरिजिनलिटी. ठीक है. तो अगर मैं i क्रॉस j कर रहा हूं, इसका मतलब अगर a क्रॉस b बराबर करने से a का मॉड b का मॉड करना पड़ता है, तो वैसे ही मुझे i का मॉड और j का मॉड करना पड़ेगा. फिर आगे क्या लिखना होता है? साइन. तो साइन भी लिख दिया. फिर थीटा लिखना होता है a और b के बीच का. i और j का मतलब x और y एक्सिस हो गया, यानी एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. फिर ईटा वो यूनिट वेक्टर जो इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर हो. तो i और j दोनों के परपेंडिकुलर होता है k. आई बात समझ में? ठीक है. sin 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1. मॉड ऑफ i की वैल्यू कितनी हो गई? 1. मॉड ऑफ j की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 1 इंटू k कितना हो गया? k. इसका मतलब i क्रॉस j प्लस का. इसी प्रकार से सारे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं. आई बात समझ में? बट इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरत भी नहीं है. ठीक है. कॉपी कर लीजिए. अब मेन सेगमेंट आया है और वो है दो वेक्टर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना अगर दोनों की वैल्यू i कैप j कैप k कैप के फॉर्म में दी है. तो लिखिए हेडिंग डालिए. मेथड ऑफ डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मेथड ऑफ डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मेथड ऑफ डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मेथड ऑफ डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स if their values are given, if their values are given in terms of, if their values are given in terms of I cap
j cap and k cap if their values are given in terms of I cap, j cap, k cap। कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल एक तरीका है, लेकिन तरीका थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती तुरंत हो जाएगी और मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 113 हमारी शीट का है, और जो लोग ये वीडियो देख के बनाएंगे नोट्स, उनके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर्स दिए गए हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया गया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का 2i कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी करना है और डॉट प्रोडक्ट भी करना है। बाय द वे, करने को तो मैं इग्नोर करवा सकता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं सिखा चुका हूँ, बट मैं आपको बताऊंगा यहाँ दोनों प्रोडक्ट करके। क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिव एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट। बहुत ध्यान सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट बहुत ही आसान था। क्या बताया था, अगर याद हो आपको, अगर दो वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिए हैं तो उनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे +3 है, ये -2 है, -4 है, ये +1 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है, i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से, यानी माइनस का 6 हो गया, प्लस -4 इंटू +1 -4 हो गया, प्लस 5 इंटू -3 -15 हो गया। समझ गए? तो सिंपल a वेक्टर डॉट b वेक्टर में तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे सीधे क्या हो गया, ये -25 आ गया, बात खत्म। बट अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट की, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा है, बहुत ध्यान समझिएगा। सर्वप्रथम पहला स्टेप, अगर आपको a क्रॉस b करना है, क्रॉस प्रोडक्ट में करने जा रहा हूं, अगर आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है तो सबसे पहले ऐसे लिखना सीखो। मतलब अगर a वेक्टर पहले है तो a वेक्टर की वैल्यू ऊपर लिखना सीखो, और b वेक्टर बाद में है तो उसकी वैल्यू जस्ट नीचे लिखना सीखो। मैं तुम्हें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ये लेंदी मेथड है। मैं ये नहीं चाहता कि आप जूझते रहें, फटाक से आंसर आना चाहिए। तो जितना मैं स्लोली बता रहा हूं उतना स्लोली करना नहीं है, आपकी स्पीड तेज रहेगी। समझ में आया? करना क्या है, आप अगर a क्रॉस b करना है तो a की वैल्यू ऊपर, b की वैल्यू नीचे, सिंपल। फिर क्या करना है, प्लस लिखो, माइनस लिखो, प्लस लिखो। ठीक है, इसके साथ i लिखो, इसके साथ j लिखो और इसके साथ k लिखो। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा दो सबके आगे एक। समझ गए? फिर बहुत सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जैसे तुम लोग 9-10 में क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते थे ना, दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिल्कुल वही। अब जैसे मान लो i के लिए हमें लिखना है तो i वाले को छुपा लो। ठीक है, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको छुपा लीजिए। क्या बचा, -4 इंटू -3 कितना आ जाएगा, प्लस का 12। नहीं समझे? मतलब उसको छुपा लीजिए और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 5। कितना, 5 आएगा प्लस का। लेकिन आपको करना क्या है कि जब आप ये वाला मल्टीप्लाई करके जो लाएंगे उसका साइन रिवर्स कर दीजिए। हर बार, हर केस में यही करना। मतलब ये कि आपने टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट किया,
लेफ्ट से राइट की तरफ टॉप टू बॉटम किया तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो। बॉटम टू टॉप लेफ्ट टू राइट जब करेंगे, बॉटम टू टॉप लेफ्ट टू राइट जब करेंगे तो आपका जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसका साइन रिवर्स कर देना। ये क्लास 10th में मेथड था, सॉल्विंग इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे ही किया जाता था। चलिए बी वाले की बात करते हैं, जे वाले की, सॉरी। अब जे को छुपा लीजिए आप। जब जे को छुपा लेंगे तो बताइए इधर क्या है 3, इधर -3, कितना आ गया -9। जे छुपा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया माइनस का 10 होना चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा, पहले बड़ी बात। इन द सेम वे के वाले में आ जाएगी, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट 3 आ गया। अब बॉटम टू टॉप लेफ्ट टू राइट आया तो प्लस का 8, -4 इंटू -2 आया तो प्लस का 8, लेकिन हम क्या लिखेंगे, बात समझ में आई, हो गया क्रॉस प्रोडक्ट, हम खत्म। a क्रॉस b बराबर हुआ 12 में से 5 गए 7, 7 आई क्या, ये हो गया माइनस का 1 j क्या और ये माइनस का 5 k क्या, यही आंसर है। इजी है, ठीक है। बस ध्यान दें जो, तो लेकिन गलती अगर जरा सी हो गई आपसे कि करने चले थे a क्रॉस b तो तुमने b ऊपर लिख लिया, a नीचे लिख लिया, तो आंसर तो सही आएगा लेकिन एक माइनस हर जगह एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी यही आंसर तुम्हारा -7 i कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप आ जाता, क्योंकि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर होता है। आएगा समझ में, माइनस के b क्रॉस a के बराबर होता है, ठीक है। कॉपी करिए इसको।